लाईव्ह करून टाका ते. नको. चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो. चलो, सो शैल वी स्टार्ट गाइस. ओके, सो आई होप आपको अभी फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 चैप्टर्स के एमसीक्यू पे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है आपको, राइट? सारे हमने मॉड्यूल के एमसीक्यू सॉल्व कर दिए अभी तक के. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द 4th चैप्टर, दैट इज मार्केट. सो मार्केट के कितने, लगभग 101 एमसीक्यूज है ना कुछ इसके अंदर. सो 101 एमसीक्यूज है जो अपने को डिस्कस करना है. आप सबको पता होगा कि हम लोग जब ये एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं तो अपना गोल सिर्फ करेक्ट आंसर क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए नहीं है. अपना गोल ये है कि हम लोग उस पर्टिकुलर ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या चीजें हमने सोचनी चाहिए पर्टिकुलर आंसर को डिराइव करने के लिए. और अगर आपने अभी तक जब दूसरे और कुछ एमसीक्यूज आपने अगर प्रैक्टिस के लिए करे होंगे तो आपको ये ट्रिक, ये शायद आपको हेल्प करी होगी, राइट? तो वैसे ही अभी हम लोग आगे इन चैप्टर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे, राइट? यस सर. सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट नाउ. वी आर इन मार्केट चैप्टर. फर्स्ट एमसीक्यू ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने. इन द टेबल बिलो, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस? क्या बोला उसने? व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस? आराम से, एकदम रिलैक्स. इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, क्वांटिटी नहीं, आराम से. व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस? डिमांड सप्लाई आपको दिया हुआ है. सो इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस कब आती है? अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, तो ये जो प्राइस है, जिस क्वांटिटी पे डिमांड और सप्लाई एक होता है, वो प्राइस जो है अपने लिए क्या होती है दोस्तों? इक्विलिब्रियम प्राइस. वेरी इजी क्वेश्चन, इजंट इट? सो यहां पे डिमांड और सप्लाई एक कहां हो रहा है? यहां. बोलो कहां कहां? यहां. सो व्हाट्स द आंसर? 4. ऑप्शन में है क्या ऐसा 4? यस सर, वेरी गुड. तो आपको इससे क्या एक बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन काफी इजी है. इतना बड़ा टेबल देंगे, डिमांड सप्लाई टन्स पर एनम, सप्लाई टन्स पर एनम, प्राइस आपको देंगे, एंड देन यू विल बी वंडरिंग कि यार इक्विलिब्रियम प्राइस इसमें से कैसे निकालो. कुछ नहीं, जहां दोनों इक्वल होते हैं वो अपना इक्विलिब्रियम प्राइस है. फर्स्ट वाला वेरी इजी. यस सर. 100 मोर टू गो. ठीक है. ओके, assume that when the price is 20, the quantity demanded is 9. ऐसे एग्जाम में क्या करने का, ऐसे इधर लिख के रखने का, प्राइस और क्वांटिटी. जब स्टेटमेंट या सेंटेंस पढ़ते हैं ना तो आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं. फिर क्वेश्चन में क्या है वो डेटा अपने दिमाग में रहता ही नहीं है, फिर कंफ्यूजन. फिर उसके बाद वापस से पीछे का पढ़ते तो आगे का भूल जाते हैं, फिर अपने को वो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लग जाता है. तो अपन ने क्या करना, उसका समरी जो चाहते हैं वो अपन बना लेना. सो assume that when the price is 20, the quantity demanded is 9, and when the price is 19, the quantity demanded is 10. Based on this information, now they are asking you what is the marginal revenue resulting from increase in output from 9 units to 10 units. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल रेवेन्यू 1 है क्या? नहीं. अब मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए सर अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, MR एट n माइनस MR एट n माइनस 1. तो उसके लिए पहले TR आपको चाहिए, नहीं सॉरी मैंने गलत बोला, TR एट n माइनस TR एट n माइनस 1. तो मेरे को क्या चाहिए? TR. सो 20 इंटू 9, बोलो बच्चों, 180, एंड 19 इंटू 10, 190. सो दोस्तों ये बढ़ने के वजह से मुझे बताइए कितना आपका इंक्रीज इन रेवेन्यू हुआ? MR कितना हुआ? टोटल रेवेन्यू एट 10 माइनस टोटल रेवेन्यू एट 9.
विच इज इक्वल टू 190 माइनस 1, जाना भाई, मान नहीं रहा, गया। 190 माइनस 180 इज इक्वल टू 10 है क्या ऐसा ऑप्शन? यस, सी। समझ में आया? डेटा ऐसे जैसे आपको प्रेजेंट करके दिखाया वो वैसा क्यों करना जरूरी, समझ में आया आपको? तो चीजें क्लिक होती है। ऑल गुड है, आगे बढ़ सकते हैं। या थर्ड, अभी आप बताएंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, क्या अलग है? सेम। अज्यूम दैट व्हेन द प्राइस इज, ये प्राइस क्वांटिटी का बना के रख लेने का, करो करो चलो साथ में। Assume that when the price is 20, quantity demanded is 15. And when the price is 18, the quantity demanded is 16. Based on this information, what is the marginal revenue resulting from the increase in output? So total revenue कितना है? 20 into 15? 300. 18 into 16? 288. सही है एकदम। So एक यूनिट तो बढ़ने से एमआर कितना हो गया? यहां पे एमआर कितना होगा? -12 या +12? टीआर एट 16 माइनस टीआर एट 15, 288 माइनस 300 इज इक्वल टू -12. सो एमआर इज -12. यहां पे आप समझो प्रॉब्लम क्या हुई। बच्चे को कंफ्यूज हो जाएगा, भाई आंसर नेगेटिव में कैसे आएगा, एंड इसीलिए आप एग्जाम में हिचकिचाओगे, बराबर के नहीं? आपको डर लगेगा कि यार क्या सही में -12 या आंसर आ सकता है मेरा? यस, आ सकता है। कैन एमआर गो नेगेटिव? कैन एमआर गो नेगेटिव? यस, वी ऑल नो। अरे भाई क्या कर रहे हो? जैसे अगर आप देखोगे जहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, सो दिस इज व्हाट इज टीआर कर्व, सॉरी दिस इज एआर कर्व, सही है ना एकदम? एंड ये अगर आप देखोगे तो ये याद है, ये कौन सा कर्व है अपना? ये एमआर कर्व है, भूलना नहीं कॉन्सेप्ट को। एमआर कैन गो नेगेटिव ऑल्सो, हाँ बेटा, समझे बात को? यस, सो एमआर कैन बी नेगेटिव। सो डरना नहीं, अगर ऐसे इक्वेशन से एमआर आपका अगर -12 आता है तो आता है। फॉर्मूला क्या कहता है अपना कि टीआर एट व्हाट? टीआर एट व्हाट? 16 माइनस टीआर एट व्हाट? 15। सो भाई 288 माइनस 300, अगर ये -12 आता है तो आता है। सही है एकदम? यस सर। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। शैल वी प्रोसीड? क्वेश्चन नंबर 4, very interesting question. Suppose a firm is producing at a level of output where, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, इसको डिकोड करना है, where MR is greater than MC, where MR is greater than MC, marginal revenue is greater than marginal cost. What should be the firm do to maximize its profits? भाई अभी इस सिचुएशन में वो बोल रहा है कि एमआर इज ग्रेटर देन एमसी। ऐसा क्या करना चाहिए अगले 4 ऑप्शंस में से कि जिसके वजह से फर्म अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके? सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि व्हेन डज अ फर्म मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एमसीक्यूज आर वेरी इजी, बट इफ यू फोकस अपॉन द कॉन्सेप्ट What is asked in the question first, फिर आपको इजी होगा। चलो मुझे बताइए दोस्तों, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द वंस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, मुझे बताइए कि फर्म अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कब करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने ना। At which point, at which level of output, the firm will be maximizing its profit? At what level of output? Hey guys, come on. What level of output the firm maximizes its profit? What is maximizing profits means? नहीं सोचो, अगर यही एमसीक्यू ऐसा बन जाता है एग्जाम में तो कि व्हेन डज अ फर्म मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट्स? आपको नहीं मालूम? क्या मजाक कर रहे हैं यार? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स कब होता है? कब होता है? जब हम लोग इक्विलिब्रियम आउटपुट पे आते हैं।
इक्विलिब्रियम आउटपुट गिव्स अस द मैक्सिमम प्रॉफिट्स गाइस. इक्विलिब्रियम पॉइंट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. इक्विलिब्रियम आउटपुट गिव्स अस मैक्सिमम प्रॉफिट्स. यहां पे प्रॉफिट की बात होगी. अरे यार, जब हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे थे तभी भी बोला था मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? व्हेन द कंज्यूमर रीचेज इट्स इक्विलिब्रियम. बोला था क्या नहीं? अब जब ये फर्म के बिजनेस की बात हो रही है, व्हेन वी विल रीच एट द मैक्सिमम प्रॉफिट. भाई ऐसा एमसीक्यू बन सकता है कल चल के. क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे टाइम पे खटाखट आंसर्स आने चाहिए दोस्तों. मैंने कहा फिर से, हम सिर्फ यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ये ढूंढने के लिए नहीं आए हैं. क्वेश्चंस को डिकोड करने का आर्ट सीखो आप. समझ रहे बात को? या इक्विलिब्रियम आउटपुट मिलता कैसे? अब ये बता दो कि नहीं बताना? नहीं नहीं खेलना. कब मिलता है? व्हेन डज वी से दैट द फर्म इज अचीविंग दैट इक्विलिब्रियम आउटपुट? व्हेन दो कंडीशन है दीदी. MR is equal to MC and MC curve cuts MR curve from below. ऐसा बुद्धि उधर जाना चाहिए पहले, फिर ये MR is greater than MC, ये अब भी सिचुएशन है, फिर क्या करना चाहिए, फिर वो चार ऑप्शन में देखेंगे सर. समझा क्या? ये सब चीजें जो है ना एग्जाम में फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में क्लिक होनी चाहिए. हाँ समझ रहे बात को? इतना टाइम नहीं है अपने पास कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग 5-5 मिनट दे एग्जाम में. तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए. मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, इसका मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट. फिर क्लिक होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम आउटपुट कब होता है? व्हेन MR इज इक्वल टू MC एंड MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो. ओके, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? MR इज ग्रेटर देन MC. सही है ना? तो ऐसे केस में उस इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? ये आएगा ना फिर. बोलो यस. समझा क्या कैसा आंसर निकालना है? लॉजिकल रीजनिंग. अब पढ़ो ऑप्शन को और बताओ. द फर्म शुड डू नथिंग. चल येड़ा है क्या? कुछ तो करेंगे भाई, क्योंकि अभी MR ज्यादा है, MC कम है. कुछ तो करूंगा. तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है. ऐसा तो बोलना ही नहीं कि फर्म विल डू नथिंग. भाई पागल हो गया क्या? मैं तो करेगा. तो ये नहीं है. द फर्म शुड हायर लेस लेबर. अरे क्या ऑप्शन दे रही है? पागल है क्या? द फर्म शुड हायर लेबर. द फर्म शुड इंक्रीज द प्राइस. काय को? AR की बात ही नहीं हो रही यहां पे. MR और MC का खेल चालू है. तो भैया ये भी नहीं है. तो भैया लास्ट क्या बचा? द फर्म शुड इंक्रीज द आउटपुट. क्यों? क्योंकि जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा आपका क्या हो जाएगा? अभी MR इज ग्रेटर देन MC. इधर इधर आओ, इधर आओ. चलो ये वाला सिंपल एग्जांपल. ठीक है, अभी ये क्या है? ये MC है और ये क्या है? MR है. ठीक है ना? तो जब स्टार्टिंग में जैसे अपना ये इधर क्या है? ये आउटपुट है ना. ये बोलना बेटा. यस है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? हाँ. तो जैसे अपन आउटपुट बढ़ाते जाएंगे, MC क्या होगा? MC क्या होगा? पहले ये ऐसे कम कम होएगा. अभी इस स्टेटस पे इधर क्या दिख रहा है? MR इज ग्रेटर देन MC. है ना? बोलो बोलो. फिर अगर और आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा? भाई अपना MC बढ़ते जाएगा. है ना? आउटपुट बढ़ेगा तो MC बढ़ेगा एंड देन इट विल कट फ्रॉम बिलो. अरे हंसो मत भाई, समझा रहा हूं. बहुत ही ध्यान में रहना बहुत जरूरी है. यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए व्हाट शुड द फर्म डू? शुड द फर्म डू नथिंग? शुड दे हायर लेस लेबर? थर्ड ऑप्शन क्या था? शुड दे इंक्रीज द प्राइस? नहीं. क्या करना चाहिए? द फर्म शुड इंक्रीज द आउटपुट. जमा गया? बोलो ना. सो व्हाट्स द आंसर? फोर्थ का आंसर इज व्हाट? डी. क्लिक कैसे हुआ समझा गया? नहीं तो बच्चों को ये क्लिक ही नहीं होता. ये कैसा करना है? इसको क्या सेंस क्या बन रहा है इसके अंदर? हमको क्या मालूम कि हाँ ठीक है MR इज ग्रेटर देन MC, तो क्या करेंगे? हमको क्या मालूम क्या करेंगे? समझ रहे बात को? तो ये वाला पार्ट जो है ना सर, आपको क्लिक होना चाहिए. मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स के लिए क्या होना चाहिए? नोटिंग कर रहे हो आप? करते जाना ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ऐसे ही ट्विक करके कुछ भी और क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि MCQs अगर मॉड्यूल के सब हो गए ना आपके, तो ये बहुत अच्छी वैरायटी कवर हो जाती है. तो इसके बाद फिर और जो भी आएगा इसका ही 19-20 वेरिएशन होगा और कुछ नहीं होगा. ठीक है. ओके.
चलिए आगे बढ़ते हैं. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. नो, द चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस. द चेंज इन P इंटू Q ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट. समझा क्या बोला उसने? P इंटू Q इज इक्वल टू व्हाट? TR. और वो 1 यूनिट की वजह से आपका टोटल रेवेन्यू कितना चेंज होता है. अपन यही तो पढ़े ना अभी, TR एट N माइनस TR एट N माइनस 1. बस उन भाई साहब ने सिर्फ TR को क्या बोल के दिया आपको? P इंटू Q. सही है ना? हाँ, ऐसी बात है ये. सो व्हाट द आंसर गाइस? सी. इजी है सर. कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? यस सर. Suppose that a sole proprietorship is earning total revenue of 1 lakh. क्या क्वेश्चन है मार्केट चैप्टर में, एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट कॉस्ट वाला क्वेश्चन. दिल गार्डन गार्डन हो गया. सपोज द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 1 लाख. बहुत शानदार. एक्सप्लिसिट कॉस्ट is equal to 75,000. If the owner could work in another factory for the company, he would get for 30,000 rupees. We could conclude that explicit cost 75,000 है. बेटा what is explicit cost? Accounting cost. सही है एकदम. yes. so ये explicit cost मतलब आपको क्लिक होना चाहिए, ये अकाउंटिंग कॉस्ट है. सो मेरा बच्चा यहां पे अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? टोटल रेवेन्यू 1 लाख है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट 75,000 है. सो जो प्रॉफिट है वो कौन सा है? अकाउंटिंग प्रॉफिट है. इकोनॉमिक प्रॉफिट थोड़ी बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर इकोनॉमिक कॉस्ट थोड़ी ही है. सही है ना? सो ये जो प्रॉफिट हो गया ये कौन सा हो गया? अकाउंटिंग प्रॉफिट विच इज ऑफ 25,000. ओके, नाउ ये क्या बोल रहा है? इफ द ओनर कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी ही वुड गेट हाउ मच? 30,000 अ ईयर. सही है ना? ये क्या हो गया उसका? नॉर्मल रिटर्न ऑन ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सही है ना एकदम? मतलब ये समझ में आया ना आपको कि अगर मैं धंधा नहीं करता और कहीं जॉब पे चले जाता तो मुझे कितना मिलता? 30,000. मैं अगर धंधा कर रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 25,000. अब डिसीजन लेना है. वी कंक्लूड दैट द फर्म इज इनकरिंग इकोनॉमिक लॉस. यस यस, क्योंकि 25,000 में से अगर और हम लोग वो नॉर्मल क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिटर्न ऑन ओन फैक्टर अगर 30,000 माइनस करे तो क्या हो जाएगा? 5,000 रुपए का. ये कौन सा है? इकोनॉमिक लॉस. समझा ना बात को? नहीं समझा? सच बोल, खा खुद की कसम. पक्का देख ले. हाँ ठीक है. सो ये ऑप्शन तो सही है सर कि द फर्म इज इनकरिंग व्हाट? इकोनॉमिक लॉस. इंप्लिसिट कॉस्ट आर 25,000. नो, दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट. समझा क्या? पता होना चाहिए. तो भैया ये ऑप्शन तो नहीं है. ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव वाला तो है नहीं. ए तो सही लग रहा है तो भी पढ़ते हैं. टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इज 1 लाख. हाउ मच इज टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट? रुको, मैंने टिक क्यों किया? मैं डिस्कस करना है. टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आर 1 लाख. व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट? अरे कम ऑन गाइस, आंसर अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस नॉर्मल रिटर्न ऑन ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो दोस्तों मेरा टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितना है? 75,000. उसमें मैं मेरा वो नॉर्मल रिटर्न ऐड करेगा, वो कितना है? 30,000. तो टोटल कितना होगा? 1,05,000. दिया कितना है? 1 लाख. तो वो भी नहीं है. अरे समझा? द इंडिविजुअल इज अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट. देखो इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला, आपको क्लिक होना चाहिए कि दिस इज नॉट इकोनॉमिक प्रॉफिट, दिस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट. सो ये भी नहीं है. आंसर इज व्हाट? 6A. क्लियर है? लेट्स गो अहेड. क्या क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ पूरे कंपटीशन। प्योर कंपटीशन, प्योर कंपटीशन मतलब मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम है आपको क्या होता है प्योर कंपटीशन मतलब? नहीं, अजय नहीं मालूम ना? यही तो गड़बड़ हो जाती है। ये प्योर कंपटीशन है ना, पूरे नंबर ले जाता है। आपने तो पढ़ा ही नहीं सर ये प्योर कंपटीशन, नहीं पढ़ा है ना? चल रहे चल झूठी पढ़ा है। व्हाट इज प्योर, किसको किसको नहीं पता? चलो बताओ व्हाट इज प्योर कंपटीशन। नहीं पता हाथ ऊपर करो। अजय बाबू हाथ ऊपर करो। नहीं मालूम? झूठ बोलोगे 3 अटेम्प्ट बैक टू बैक चिपक चिपक के लगेंगे। झूठ बोलना नहीं, हाथ ऊपर करो। नहीं मालूम तो हाँ। लाइको प्योर कंपटीशन का मतलब होता है परफेक्ट कंपटीशन। क्या कर रहे हो? प्योर कंपटीशन इज परफेक्ट कंपटीशन। ऐसा ही हमने फिर ओलिगोपोली की भी बात करी थी। प्योर ओलिगोपोली इज आल्सो कॉल्ड एज परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली इज प्योर ओलिगोपोली। क्या बात कर रहे हो भाई? ये सब जो क्वेश्चन है ना, तुम समझो बात को, इकोनॉमिक्स में अगर स्कोर करना है, क्वेश्चन को समझ में आना बहुत जरूरी है। सारे के सारे बच्चे एक मिस्टेक जो करते हैं वो क्या है? वो ऑप्शंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो, सही में बता रहा हूं, क्वेश्चन कुछ भी हो, जो ऑप्शन कलेजे को ठंडक देता हो ना, भाई ये मस्त लग रहा है, इसको गोला मारेंगे। समझे बात को? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो भाई क्या बोल रहे हैं, इनमें का कौन सा एसेंशियल कंडीशन नहीं है परफेक्ट कंपटीशन का? पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपको परफेक्ट कंपटीशन के कंडीशंस मालूम है? बोलो। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, देयर इज नो प्रेफरेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड फ्रीडम ऑफ एग्जिट। ऐसे कुछ कंडीशंस की बात हुई थी। अब बस बताना क्या है, इनमें से कौन सा कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन के लिए जरूरी नहीं है। ये नहीं भी हुआ तो भी हम कहेंगे कि साहब ये परफेक्ट कंपटीशन है ना। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, आराम से पढ़ेंगे, पहले रिलैक्स एकदम भाई, रिलैक्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए फ्रॉम मूविंग गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, ऐसा कंडीशन है उधर। जाओ ना रिकॉर्ड में जाके देखो ना क्या लिखा है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं बेटा, वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के लिए फीचर्स में लिखा हुआ है। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में जाओगे, उसमें शायद 4th या 5th ऐसा कुछ पॉइंट होगा स्टार्टिंग में ही ऐसा। और मार्केट के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में ऐसा क्या लिखा है फीचर? वेरी लो, क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो इनसिग्निफिकेंट है वो, एब्सेंट नहीं लिखा है। समझे बात को? यस सर। सो व्हाट द आंसर? हे गाइस कम ऑन, 7D। क्लियर एकदम? यस। ये भी समझना है आपको कि जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं तो वहां पे आपको कभी कभी कुछ डाउट डिफिकल्टी आता है, तो आपने वापस से वो थ्योरी पार्ट भी पढ़ना है और फिर वो क्रॉस रेफरेंसिंग करना है कि ये जो पार्ट है ये मॉड्यूल के इस क्वेश्चन नंबर के लिए इधर से पूछा हुआ था। समझ रहे बात को? तो दिस इज हाउ वी शुड स्टडी। चला, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन? डिमांड कर्व कैसा होता है? पहले तो इलास्टिसिटी कैसी है इसकी? परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जब इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है तो डिमांड कर्व कैसा होता है? ऐसा। बाकी तो अपने को पता है बट लॉजिक और थोड़ा ऐसे। तो भैया क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल 8A। दिस वाज वेरी इजी। या which is the first order condition for the profit of the firm to be maximum? AC is equal to MR, MC is equal to MR, MR is equal to AR, AC is equal to AR.
कम ऑन टेल मी। एमआर इज इक्वल टू एमसी, हम लोग ऐसा पढ़ते थे जानबूझ के, कैसा दिया, एमसी इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मतलब समझा गया आपको? दो कंडीशन है, दो कंडीशन है ना। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या बोला था कि एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर। बच्चे को क्या लगता है, अरे बाबा अरे बाबा, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मतलब ये कौन सा कंडीशन, हमको तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अब देखो वापस से, फॉर द प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम, वापस से क्या बोला, प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम। भाई यही क्लिक होना चाहिए। व्हेन कैन द प्रॉफिट बी मैक्सिमम? व्हेन वी रीच व्हाट, इक्विलिब्रियम आउटपुट पे जब पहुंचते हैं दोस्तों, तब जाके हम लोग कहेंगे कि वी हैव व्हाट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए दो कंडीशन है, एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी एंड नंबर टू, एमसी कर्व शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। सो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मतलब ई है फर्स्ट ऑर्डर, समझा? लेट्स प्रोसीड। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइस टेकर? ध्यान से पढ़ना, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर। टीआर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, अरे करे यार, वो तो सबके लिए है ना, चाहे वो प्राइस मेकर हो या प्राइस टेकर हो, उसका टीआर पी इंटू क्यू से ही आएगा। एआर इज इक्वल टू प्राइस, वाह क्या बोला है भाई, सबके लिए एआर इज इक्वल टू प्राइस है भाई। नेगेटिवली स्लोप डिमांड का सही है ना, एमआर इज इक्वल टू प्राइस। चलो क्यू में द आंसर, व्हेन इज एमआर इज इक्वल टू प्राइस? ये दोनों दोनों जरा फोकस करो, ये तो नहीं है ये भी नहीं है, ये क्लियर है अभी, 50-50 सी और डी में सोचना है समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर कौन होता है मालूम है आपको? परफेक्ट कंपटीशन इज द प्राइस टेकर एंड नॉट मेकर। तो एमआर इज इक्वल टू प्राइस, ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है ना। आपको याद है वो 10-10-10 वाला एग्जांपल दिया था, प्राइस इज सेम, तो एआर भी वही, एमआर भी वही, सही है ना। तो ये ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में भी होता है, बट इसका नहीं चाहिए, ये सब जो है बराबर। तो अपने को आंसर क्या होगा, नेगेटिवली स्लोप। ये क्योंकि किसके लिए होता है, प्राइस मेकर वालों के लिए होता है। ये प्राइस टेकर वालों का डिमांड कब कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। 10 आंसर इज सी। समझा क्या दोस्तों? नहीं समझा? समझा पक्का? बेस्ट। शैल वी प्रोसीड नाउ? या 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, इजी है ना एकदम, बेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स मतलब झूठ, गलत। इकोनॉमिक कॉस्ट, एकदम आराम से, दिस इज वेरी इजी, आप बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। इकोनॉमिक कॉस्ट include the opportunity cost of the resources owned by the firm. Is it true? True. Accounting cost include only explicit cost. True. True. Economic profit will always be less than accounting profit if resources owned and used by the firm have any opportunity cost. मतलब मेरे लिए रुका है, पढ़ना, पढ़ और एक बार मतलब पूछ रहा है, मतलब सही है कि गलत है ये स्टेटमेंट? जरा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। देखो आपका ये टोटल रेवेन्यू, हीरो देख अभी स्क्रीन पे, आपका ये टोटल रेवेन्यू, इस टोटल रेवेन्यू में से अगर मैं अकाउंटिंग कॉस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट अगर माइनस करता हूं, तो मुझे मिलता है यहां पे अकाउंटिंग प्रॉफिट, सही है। इसमें से अगर मैं जो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या अपन क्या कहेंगे कि द नॉर्मल रिटर्न ऑन ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर ये माइनस करूं तो मुझे क्या मिलता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट। आप समझो ना बात को,
Accounting cost plus normal return on own factors of production is nothing but what? Economic cost. So total revenue में से अगर मैं इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करूं तो मुझे क्या मिलता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट. अरे बोलो यस और नो. अब क्वेश्चन में क्या बोला है आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इकोनॉमिक प्रॉफिट ये वाला will always be less than the accounting profit. This is if, क्या बोल रहा है, अगर उन रिसोर्सेस को, ये जो रिसोर्सेस है उसका कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? अगर यहां पे कुछ अमाउंट है तो ऑब्वियसली मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट कम रहेगा एज कंपेयर टू व्हाट? द अकाउंटिंग प्रॉफिट. समझे बात को? दिस विल बी ट्रू ऑलवेज. सही है एकदम. यस. तो विच इज फॉल्स नाउ? अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू लेस इंप्लिसिट कॉस्ट. झेपा गया कुछ? पढ़ो उसको. अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब क्या होता है? अकाउंट, अभी आपके सामने देखो स्टेटमेंट है. अकाउंटिंग प्रॉफिट विल बी इक्वल टू टीआर. आहा, कैसा पॉसिबल है? अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टीआर, सॉरी पूरा पढ़ने का है सर वो, टीआर लेस इंप्लिसिट कॉस्ट. टीआर लेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट विल बी व्हाट? अकाउंटिंग प्रॉफिट ना. इंप्लिसिट कॉस्ट क्यों बोला उन्होंने? गलत है ना ये तो, है ना? यस. सो दिस इज फॉल्स. समझा गया? लेट्स प्रोसीड नाउ. Question number 12. Which of the following, with a given supply curve, a decrease in demand causes? क्या बोला बेटा? Decrease in demand causes. With a given supply curve. हाँ, चलो बताओ मुझे आंसर. An overall decrease in price but an increase in equilibrium quantity, an overall increase in the price but decrease. इसको कैसे करेंगे? जब भी ऐसा कुछ दिया है दोस्तों डायग्राम बनाने का विद द गिवन सप्लाई कर्व, तो सप्लाई कर्व रखो. फिर क्या करेंगे? ओरिजिनल डिमांड कर्व निकालेंगे. बोलो हाँ या ना. फिर क्या बोला? विद द गिवन सप्लाई कर्व देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड. डिक्रीज इन डिमांड मतलब क्या हुआ? बोलो ना. डिक्रीज मतलब लेफ्ट में आएगा. सो भाई क्या हुआ कहानी में ट्विस्ट? ये जो है ये आपका ओरिजिनल प्राइस क्वांटिटी हो गया. फिर ये आपका नया आ गया. तो क्या हुआ? प्राइस कम हुई और क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हुई. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हुई. देखो ये ऐसा कहीं आपको मिलता है क्या? क्या बोल रहे हो? सी. एन ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस, यस, एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है, बेस्ट है. सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर? सी. समझा गया आपको? क्लियर? ऐसा डायग्राम बनाने का सर. बच्चे पूछते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा? डायग्राम बोलेंगे नहीं आपको बनाने के लिए, बट ये पता होना चाहिए कि ऐसा होगा तो आंसर ये आएगा. इट इज अज्यूम्ड इन इकोनॉमिक थियोरी दैट डिसीजन मेकिंग विद इन द फर्म इज यूजुअली अंडरटेकन बाय मैनेजर्स बट नेवर बाय द ओनर्स. ऐसा है? Decision making within the firm is usually undertaken by managers but never by owners. भाई ओनर डिसीजन नहीं लेगा. कुछ भी बोल रहे हैं ऐसा, गलत है ये. The ultimate goal of the firm is to maximize the profits regardless of the firm's size or type of the business organization. मेरे को तो ये सही लग रहा है भाई. धंधा छोटा हो या बड़ा हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है. धंधा छोटा हो या बड़ा हो, बट धंधे का है एक गोल होता है कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए. आप चाहे वो स्मॉल स्केल पे कर रहे हो या लार्ज स्केल. अब मैं बिजनेस कर रहा हूं स्मॉल स्केल पे, मेरा गोल क्या है? मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना है. आज अंबानी जी, अदानी जी, पटनी जी सब जो बिजनेस कर रहे हैं वो लार्ज स्केल पे कर रहे हैं. सारे अदानी, अंबानी, पटनी ये सब एनआई एजेंट में होते ना, वो एचएनआई होते हो, इसके लिए उनके नाम के पीछे एनआई आता है. हाँ समझेगा तुम? ऐसा तो तुम्हारा अगर कुछ गोल रहेगा ऐसे तो सरनेम चेंज कर लेना कुछ ऐसे, तो पता नहीं स्टार तारे चमक जाएंगे. तो भाई आप बताओ मुझे
आज अगर वो भी धंधा कर रहे हैं तो फिर भी उनका गोल क्या है? मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द साइज एंड टाइप ऑफ बिजनेस. As the firm size increases, so do its goals. The basic decision making unit of the firm is its owners. Any firm ना बेसिक डिसीजन कोई भी ले सकता है. सो इन सब में मोर अप्रोप्रिएट कौन सा है? बी. सो 13 का आंसर इज व्हाट? बी. कहीं ना कहीं दूसरा हम लोग सी या डी की भी बात कर सकते हैं, बट जो क्या बोला उसमें, इट इज अज्यूम्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी में, इकोनॉमिक्स में हम लोग फोकस कहां करते हैं? इकोनॉमिक्स में हम लोग फोकस कहां करते हैं? प्रॉफिट्स, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सब सही लगेगा आपको, बट भाई इकोनॉमिक्स के नजरिए से हमारे ये साइज और उनके गोल्स की बात नहीं कर रहे. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स मतलब मनी, प्रॉफिट. बराबर है कि नहीं? हम लोग डिसीजन मेकिंग बाय कौन, ओनर्स करे या कोई भी करे, भाई इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फोकस कहां कर रहे हैं? प्रॉफिट. सो व्हाट्स द आंसर? बी. सो आपको ये वाला ऑप्शन रट के नहीं जाना है. आपको समझना है कि आपको पहले बोला है कि इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से क्या अज्यूम कर रहे हैं, इसके लिए आंसर भी है. यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. चलो लेट्स गो अहेड. अज्यूम दैट कंज्यूमर्स इनकम्स एंड द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट फॉर अ गुड ए बोथ डिक्रीज. क्या हुआ बेटा? कंज्यूमर इनकम, नंबर ऑफ सेलर्स, दोनों क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड विथ सर्टेनिटी दैट. टेल मी, हरी अप. भाई बहुत दूर जाना है, 14th एमसीक्यू पे ही है. कैसा आंसर निकालेंगे? दिस इज ओरिजिनल डिमांड एंड ओरिजिनल सप्लाई कर्व. ठीक है जी. फिर क्या बोला? व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम्स डिक्रीज. अजय बाबू क्या होगा अगर कंज्यूमर इनकम डिक्रीज हो गई? तो डिमांड भी कम होगी. कंज्यूमर का इनकम कम तो डिमांड भी कम. डिमांड कम होगा, इट इज बिकॉज ऑफ प्राइस और फैक्टर अदर देन प्राइस. अदर देन प्राइस. तो इंक्रीज डिक्रीज होगा या एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा? इंक्रीज डिक्रीज. सो मतलब डिक्रीज होगा यहां पे. सो डिमांड में आ जाएगा क्या बाबा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट. सही है ना? यस. एंड देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स आर आल्सो व्हाट? डिक्रीजिंग. तो क्या हो जाएगा? सप्लाई विल गो डाउन. बोलो भाई बराबर. तो सप्लाई कर्व में भी चेंज आ जाएगा, तो ये इधर आएगा सप्लाई कर्व. बोलो साहब. तो भैया यहां पे पहले ई सर जी ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई. ओए होए होए ओए होए होए होए, मेरे डायग्राम में ई का होएगा वाह. ये आ गया न्यू क्वांटिटी Q1 प्राइस. दूसरा प्राइस मतलब विथ सर्टेनिटी वी कैन कंक्लूड दैट क्वांटिटी विल डिक्रीज. ये तो भैया प्राइस का आई एम नॉट श्योर ना. देखो ना इस केस में आप देख रहे हो प्राइस सेम भी हो सकता है ना रे भाई. प्राइस देखो, प्राइस कम भी हो सकता था, प्राइस बढ़ भी सकता था, प्राइस सेम भी हो सकता था. वो सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकता हूं मैं, बट सर्टेनिटी, श्योरिटी, 100% गारंटी के साथ क्या बोल सकता हूं बताओ? हाँ साहब क्वांटिटी कम होएगा. सर्टेनिटी इधर लिखा है देखो, विथ सर्टेनिटी. गॉट इट? लेट्स गो अहेड देन. 15 नंबर का. इफ सप्लाई इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड. सप्लाई इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, तो क्या हो जाएगा भैया? द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. फिर क्या करेंगे? इसको भी डायग्राम बनाएंगे मेरा बच्चा. डिमांड और सप्लाई हो गए. अब क्या बोला उसने? इफ सप्लाई इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, सप्लाई बहुत प्रोपोर्शन में बढ़ा एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू व्हाट बोलना रे? डिमांड ना. तो डिमांड, ये छोटू सा डिमांड, फिर ये अपना फर्स्ट ओरिजिनल
ये ऐसा। सो क्या बोल रही है? द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी will be greater than original equilibrium price and quantity. The new equilibrium price will be greater. No, price is less. प्राइस लेस है ना, ऑप्शन ए नहीं है। समझा कि कैसे रीड करने का उसको? द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर। नहीं, भी नहीं, पे खत्म हो गया ना, उधर ही गेम ओवर, काय को देखने का नहीं। थर्ड, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी लोअर देन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। The new equilibrium price will be lower than the original equilibrium and the new equilibrium quantity will be, ये तो दिख रहा ना मेरे को इसमें, यस। तो व्हाट्स द आंसर? डी। समझ में आएगा बेटा? सो उसको ऐसे डील करने का है इस क्वेश्चन को। 15 का आंसर इज व्हाट? डी। क्लियर हो गया? मतलब ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं, डायग्राम ड्रॉ करने का, जैसा बोला है वैसा डायग्राम ड्रॉ करने का, क्या नजर आ रहा है वैसा ऑप्शन में है, क्या है, टिक। आधे बच्चों को क्या होता है ना, मालूम है प्रॉब्लम, ये वाला आर्ट ही नहीं पता होता है कि ऐसा भी कुछ ड्रॉ करना होता है एग्जाम में। उनको लगता है ये इंक्रीज डिक्रीज एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ये कॉन्सेप्ट काफी फालतू है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बट भाई ये जो ना काम में आता है इसको। सही है एकदम? यस। assume that in the market for good Z, there is a simultaneous increase in demand and the quantity supplied. There is a simultaneous increase in demand and the quantity supplied. दोनों बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रहा है. There is a simultaneous increase. So an increase in equilibrium price and quantity, a decrease in equilibrium price and quantity, an increase in equilibrium quantity but an uncertain effect on equilibrium price. ये सही है. पिछले वाला भी देखा था ना, प्राइस क्या हो सकता है, सेम हो सकता है. अब देखो प्रोपोर्शन कितना दिया है वो नहीं मालूम. देखो समझो मेरी बात को. पिछले क्वेश्चन में प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई वाज गिवन टू अस. इसमें अपने को बोला गया था कि सप्लाई का प्रोपोर्शन चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड, तो हम लोग श्योरिटी के साथ बोल सकते थे कि प्राइस गिरेगा करके. यहां पे जब अपन ने देखा था कि भाई दोनों चेंज हो रहे, प्रोपोर्शन वी डोंट नो, तो प्राइस कैन डिक्रीज, प्राइस कैन रिमेन द सेम, वी डोंट नो. हे गाइस कम ऑन टेल मी. यस, या प्राइस कैन ऑल्सो इंक्रीज ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है. बट व्हाट इज देयर फॉर श्योर, दैट द क्वांटिटी विल इंक्रीज. सो व्हाट्स द आंसर ओवर हियर? सी. 16 का आंसर इज सी. सो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है. अनसर्टेन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस. ओके, लेट्स गो अहेड. 17th. आज बहुत स्लो जा रहे हैं आप, बट जरूरी है क्या ऐसा, मतलब स्लो इतना के फटाफट फटाफट कर ले, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है इसके अंदर डिस्कशन वाला मामला बहुत ज्यादा है ना. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर इतना मत करो, फटाफट बताओ, तो वी कैन प्रोसीड. मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए वैसा, क्योंकि आई जस्ट सॉ द टाइम एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अपना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था कि हम लोग 40-50 क्वेश्चन तो निपटा देते. इसके लिए मेरे को एकदम सडन रियलाइजेशन हुआ, तो इट्स बेटर आई आस्क यू. सपोज, चलो ये वाला फास्ट कर लेते. सपोज द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर इंप्रूव्स. टेक्नोलॉजी बढ़ गया, क्या होगा बताओ? अरे दीदी सी वैसा ऐसा करे, कुछ बोलो ना आगे भी तो. हाँ, तो टेक्नोलॉजी अच्छी होने के वजह से पीसी का छपलाए क्या हो जाएगा? छपलाए बढ़ जाएगा. एट द सेम टाइम, concentrate, individual discovers new uses of personal computers. उसको अचानक से ऐसा नॉलेज मिला कि भाई कंप्यूटर है ना, और कुछ दूसरे चीजों के लिए भी यूज कर सकता है, बेस्ट है. तो इस वजह से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड भी बढ़ जाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी?
दोनों बढ़ रहा है, प्रोपोर्शन अपने को पता नहीं है, प्राइस विल इंक्रीज, क्वांटिटी कैनॉट बी डिटरमाइंड, प्राइस विल डिक्रीज, क्वांटिटी कैनॉट बी डिटरमाइंड। भाई क्वांटिटी कैनॉट बी डिटरमाइंड ऐसा कैसा बोल रहा है? क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइंड, इट विल इंक्रीज। नॉनसेंस। क्वांटिटी विल इंक्रीज, प्राइस कैनॉट बी डिटरमाइंड। या सेम टू सेम क्वेश्चन चल रहा है वो। आपको समझ में आया कि एक बार मैंने आपको रेगुलर क्लास में एक ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के दिया था, कुंडली बनाई थी एक, कुछ याद है क्या? ये वाला है वो, कुंडली पे बेस्ड क्वेश्चंस। समझ रहे? ओरिजिनल पॉइंट दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि ये चेंज हुआ, वो चेंज हुआ, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसा पहुंचना है अपने को। याद है ना आपको? ऐसे वो अपन ने 9 ग्रह बनाए थे पूरे, ये ऐसे। ओके। Which of the following is not a condition of a perfect competition? चलो गाइस फटाफट। Large number of firms, it is the condition. Perfect mobility of factors, informative or advertising to ensure that consumers have good information, freedom of entry and exit into and out of the market. बताओ 18th. Which of the following is not a characteristic of perfect? वापस large number of firms, output of the firms are perfect substitutes for one another, मतलब होमोजीनियस है ना। फर्म्स फेस वो तो हॉरिजॉन्टल है, खत्म हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक? ईज ऑफ एंट्री इनटू द इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, रिलेटिव लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है। तो आंसर 20 का हो गया डी। आगे बढ़े। यस सर। मोनोपोली में अराइज इन प्रोडक्ट मार्केट बिकॉज सोर्सेस ऑफ मोनोपोली किस, अरे टॉपिक है ऐसा, हमने पढ़ा था। किस किस वजह से मोनोपोली आ सकती है? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा कुछ पॉइंट पढ़े थे नहीं? अच्छा वापस मोनोपोली पे, टेंशन नहीं लेने का भाई। सोर्सेस ऑफ मोनोपोली, मिला क्या आपको? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अरे बोलो भाई। आ जाओ अभी वापस से। किस वजह से मोनोपोली हो सकती है? अ सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इज ओन्ड बाय अ सिंगल फर्म। यस, द गवर्नमेंट हैज गिवन द फर्म पेटेंट राइट टू प्रोड्यूस द कमोडिटी। यस, दो ए और बी है, ऑल ऑफ द अबव है, आंसर डी। बट फिर भी पढ़ लेते हैं ऐसी। The cost of production and economies of scale makes production by a single producer more efficient. जैसे वो जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं जो इतना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं कि कोई और इसके अंदर एंट्री करने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो कॉम्पीट कर ही नहीं सकते ना, तो अपने आप में मोनोपोली हो जाती है उनकी। ठीक है, सो 21 का आंसर इज व्हाट? डी। ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या बोलेंगे? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट ओनली फ्यू सेलर्स, अ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स एंड सब्सटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री, फ्यू लार्ज फर्म्स एंड नो बैरियर्स टू एंट्री, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स एंड नो एंट्री बैरियर्स। सी तो है नहीं, वन डोमिनेंट फर्म नो, तो अभी इसमें कौन सा बोलेंगे? अ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स, सब्सटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री। नहीं तो सब लोग थोड़ी आ सकते हैं इसके अंदर, है ना? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा कुछ, बराबर के नहीं, बहुत सारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, लाइसेंसेस वगैरह। सो 22 का आंसर इज व्हाट? ए। लेट्स गो अहेड। 23 प्राइस टेकिंग फर्म्स, दैट इज गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, चलो कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत भारी पढ़ना है अपने को। ठीक है, प्राइस टेकिंग फर्म्स दैट इज कौन से रे? प्राइस टेकिंग दैट इज द फर्म्स दैट ऑपरेट इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। बोला है उन्होंने, अच्छा है क्वेश्चन मेकर जो है ना, ऐसा अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है वो। नहीं तो अपने को मालूम होना चाहिए कि प्राइस टेकर मतलब कौन होता है। ये तो अच्छा है उसने बोला। आर सेड टू बी स्मॉल रिलेटेड टू द मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्मॉलनेस? नहीं समझा? बेसिकली जो फर्म होता है ना पूरे मार्केट में,
ये जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स होते हैं ना, वो कहते हैं उनका औदा जो है ना वो एकदम छोटू सा रहता है, चिंटू। मतलब ये नहीं, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, इसके अंदर ऐसे तरह हमने क्या बोला था, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ऐसा बहुत ये जो दिख रहा है ना, ये छोटे 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 बहुत सारे ना फर्म्स होते हैं। तो ये छोटेपन कैसा डिस्क्राइब होता है? बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इंडिविजुअल विच हैव फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉइज। बावले टिके रहे। ऐसा कभी हमने पढ़ा क्या कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर द वंस विच इज एम्प्लॉइंग लेस देन 10 एम्प्लॉइज? नॉनसेंस। द इंडिविजुअल फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोप इन, नो भाई, ये भी पता है अपने को। द इंडिविजुअल फर्म हैज एसेट्स लेस देन रुपीज, कितने फालतू ऑप्शन से देख रहे हो आप। द इंडिविजुअल फर्म इज अनेबल टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस थ्रू इट्स आउटपुट डिसीजन। मैं कुछ भी कर लूं, मैं मार्केट प्राइस चेंज नहीं कर सकता हूं, बिकॉज आई एम स्मॉल। दिस इज हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड। अंडरस्टूड? यस। चला, फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, वापस कौन? अरे प्राइस टेकिंग फर्म कौन? एमआर इज लेस देन प्राइस, एमआर इज इक्वल टू प्राइस, एमआर इज ग्रेटर देन प्राइस। ये रिश्ता जो हम बता ही नहीं सकते। इनडिटर्मिनेट मतलब हंसो मत, उसका मतलब पता होना चाहिए भाई, इसके लिए बता रहा हूं। इनडिटर्मिनेट मतलब ये रिश्ता क्या है हम नहीं बता सकते। रिश्ता है। डी वाले ऑप्शन में बोल रहे हैं नहीं है, हम बता ही नहीं सकते रिश्ता, डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो बताइए क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको याद है ना, प्राइस क्वांटिटी 10 10 10 10 1 2 3 4 TR 10 20 30 40, फिर उसके बाद AR 10 10 10 10 और MR 10 10 10 10। सो क्या हुआ यहां पे आपको? MR इज AR मतलब इज प्राइस, तो ये इक्वल है ना दोनों, सो MR इज इक्वल टू प्राइस। मतलब इतना डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं थी, बट फिर भी चलो। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइमरली बिकॉज ऑफ। मोनोपोलिस्ट और परफेक्ट में क्या अंतर है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो है किधर? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, बट मोनोपोली में ओनली सिंगल सेलर, ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा, वहां पे देखो ऐसा गड़बड़ हो सकता है, सॉरी, गुड, मोनोपोलिस्टिक बोला है और परफेक्ट, मैं मोनोपोली समझ में आ, ठीक है। सो दोनों जगह पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, सही है। दोनों जगह पे प्रोडक्ट सेम हो सकता है, बट मोनोपोलिस्टिक में, अरे नहीं क्या मैं बोल रहा ना, सुन, दोनों जगह प्रोडक्ट सेम हो सकता है, बट मोनोपोलिस्टिक में इट इज डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन ब्रांड्स। बोलना दोनों जगह फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट है, बट भाई ये परफेक्ट कंपटीशन वाला प्राइस टेकर है, ये प्राइस मेकर है, क्योंकि अपने आप का प्राइस बना सकते हैं, उनको मोनोपोली जैसा फील आता है। आइए देखते हैं, अभी डिफरेंसेस तो बता दिए। प्राइमरी डिफरेंस क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, आराम से रिलैक्स। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, नो। In monopolistic competition, entry into the industry is blocked now. In monopolistic competition, there is relatively small few barriers to entry now. There is no entry का restriction. अरे बोलो ना monopolistic में, तो what's the correct answer? They can differentiate their products and differentiation is based on brands. Best है 26. The long run equilibrium outcomes, the long run equilibrium outcomes in monopolistic competition and perfect competition are similar because in both market structures, क्वेश्चन समझाएगा? ऐसा पूछने के बाद बच्चा और एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा है। The long run equilibrium outcome, long run equilibrium मतलब समझते हो क्या? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटपुट रे, अरे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटपुट जैसे वही ना अपना एमआर इज इक्वल टू एमसी। अरे वो याद है क्या अपन ने बोला था, वो इन शॉर्ट रन पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल, लॉन्ग रन में थोड़ा सा दिमाग उस डायरेक्शन में भी जाओ, बच्चा कंफ्यूज, अरे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम साला ये क्या है, हो गया था ना कंफ्यूज। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था शॉर्ट रन लॉन्ग रन?
बताओ. द एफिशिएंट आउटपुट लेवल विल बी प्रोड्यूस्ड इन द लॉन्ग रन. Firms will be producing at minimum average cost. Firms will only earn normal profit. Firms realize all economies of scale. बताओ दोनों में क्या सिमिलर चीज है? 26 का आंसर इज व्हाट? सी, नॉर्मल प्रॉफिट्स. ये बात हुई थी ना अपनी. Which of the following is distinguishing characteristics of oligopoly? Standardized product? No. Differentiated oligopoly भी होता है ना. बोलो ना कुछ. The goal of a profit maximization, the interdependence among the firms and downward sloping demand curve. Downward sloping तो नहीं होता है, king demand curve होता है उसका. So main क्या distinguishing characteristic is what? Interdependence. 27 का answer is what? C. In which form of market structure is the degree of control over the price of its product by a firm very large? बोलो ना. Monopoly. Price control large का monopoly. 28 का आंसर इज व्हाट? ए. AR कर्व इज ऑल्सो नोन एज. सही है ना. AR इज लॉजिक बताया था, याद है आपको? ये डिमांड कर्व है. सही है. इस प्राइस पे इतनी टोटल क्वांटिटी है, बराबर कि नहीं? ये टोटल क्वांटिटी के लिए क्या प्राइस है? ये. सो जो भी प्राइस वाला है या क्वांटिटी वाला है, इसी पॉइंट पे मिलता है. प्राइस मतलब ही AR. देयरफॉर वी से दैट डिमांड इज इक्वल टू AR. Under which of the following forms of market structure does a firm have no control over the price of the product? Very easy. आपको समझ में आया? कुछ देर पहले हम लोग 10 मिनट पहले मैंने आपको एक रियलाइजेशन कराया था कि गाइज आर वी गोइंग टू वेरी स्लो. समझ रहे बात को? वी वर 15 और 17 MCQs हो गए थे. फ्रॉम देयर इन अ स्पैन ऑफ 7 to 8 minutes we are now on the 30th MCQ. इससे क्या सीखा ये बताना चाह रहा था मैं, ताकि आपको कुछ एक बात समझ में आए. एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा होगा. some MCQs will consume more time. You getting my point? But you should not panic. You should not panic. लगेगा टाइम कुछ में, बट कुछ को जल्दी हो जाएगा. एक प्रॉपर फ्लो में चलते जाना हो जाएगा. क्लियर है एकदम? नहीं तो अगर आप पैनिक हो गए ना, यार अभी तक 1 घंटा हो गया, मेरे सिर्फ अभी तक 17 MCQs ही हो गए, कैसा मेरा पेपर कंप्लीट होगा, वो पैनिक बटन प्रेस कर दिया आपने तो आगे के इजी MCQs में भी आप गड़बड़ कर बैठोगे. ये जानबूझ के मैंने उस समय पे आपको पहले बताया कि देखो क्या हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं क्या. शायद आपको फील भी हो, हाँ यार मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, फिर पेपर कैसा कंप्लीट होगा. हमेशा ध्यान में रखना कि जब एग्जाम्स के हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं. सो एग्जाम्स में क्या क्या चीजें होगी ये हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे. सो देयर विल बी टाइम कि यू मे फील दैट कि यू आर गोइंग टू स्लो, एंड उस चक्कर में जब घड़ी के पास नजर जाती है ना आपकी, एंड यू रियलाइज कि टाइम बहुत कम बचा और MCQs बहुत ज्यादा है, वहां पे जब आप पैनिक बटन प्रेस कर लेते हो, आते हुए चीजें भी आप गलत कर बैठोगे. सो इससे क्या सीखा हमने? पेपर जिस पेस पे चल रहा है आराम से वॉच पे ध्यान रखना, एकदम ही लेट लेट के सॉल्व मत करना, बट एक कंपोज्ड मैनर में काम रहना थ्रू आउट आप कर सकते. पैनिक मत होना बिल्कुल भी. समझे? यस. लास्ट 5 MCQs डिस्कस करते हैं, है ना, क्योंकि मेरा फिर लेक्चर है वापस कॉस्टिंग का अभी, है ना. सो आई विल गो देयर देन. चलो. और जो लाइव स्ट्रीमिंग वाले जो कुछ बच्चे दूसरे जो है जो शायद आज पहली बार ज्वाइन करे हैं, तो आपको बता दूं कि जो ये ब्रह्मास्त्र का जो है ना, ये ऑलरेडी आई स्टार्टेड. मैंने आपको बोला था कि अपन करेंगे ही करके, तो ये उसी का पार्ट है सब. तो हम लोग पहले MCQs मार्केट के खत्म करेंगे, बिजनेस साइकिल के खत्म करेंगे, और फिर एक बार दोबारा से इसका पूरा हम लोग एक रिविजन लेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का. ठीक है ना. और उसमें के ऑलरेडी मैंने डिमांड, सप्लायर, कंज्यूमर बिहेवियर के 9 लेक्चर्स अपलोड कर दिए थे. आगे के इन चैप्टर्स का मार्केट, बिजनेस साइकिल, इसका मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन कॉस्ट का फिर से एक बार रिवीजन आपके लिए ले लूंगा, तो 2 बार हो जाएगा रिवीजन. फिर उसके बाद हम लोग बिजनेस साइकिल्स का BCK का हम लोग रिवीजन करेंगे, और उसके फिर MCQs अगर एग्जाम तक
टाइम रहा अपने पास तो फिर उसके भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बट पहले उसका रिवीजन कर लेंगे. तो दिस इज व्हाट इज द शेड्यूल इज. ठीक है ना? यस. ओके. डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इंप्लाइज द मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस ऑफ हिज कमोडिटी. बोलो. डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. गाइस, यू देयर विथ मी? डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली नहीं मालूम ना? हाँ, जहां प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उस टाइप के मोनोपोलिस को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस. बच्चा कंफ्यूज? ये नया कॉन्सेप्ट है क्या सर, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली? ना, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मतलब ऐसा मोनोपोली जो क्या करता है, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करता है. सो ये डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है, बराबर के नहीं, फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स फॉर डिफरेंट यूजेस एट डिफरेंट प्लेसेस एनी ऑफ द अबव. वो क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूजेस एट डिफरेंट प्लेसेस. बोलो. बहुत ही बढ़िया आंसर है इसका, जो है एनी ऑफ द अबव. किसी भी चीज के लिए मैं डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूं. कंज्यूमर शक्ल देख के टीका निकाल सकता हूं, जगह देख के टीका निकाल सकता हूं, या तू जिस चीज के लिए यूज करना चाह रहा है उसके लिए मैं अलग प्राइस चार्ज करूंगा. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट सब मार्केट्स इज डिफरेंट. नेक्स्ट 32 के बाद आगे बढ़ते हैं. बोलो. इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली द किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस इज डिजाइन टू एक्सप्लेन प्राइस आउटपुट, प्राइस रिजिडिटी, प्राइस लीडरशिप, कल्यूजन अमंग राइवल्स. प्राइस रिजिडिटी, एक ही प्राइस होता है ना, वो बढ़ा भी नहीं सकता घटा भी नहीं सकता, वही प्राइस चलेगी, प्राइस रिजिडिटी. 33 का आंसर क्या है? बी. ये पता है ना आपको ऐसा क्यों? देखो, ये एक प्राइस और ये इसी प्राइस पे जो क्वांटिटी है वो, क्योंकि अगर बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, बाकी लोग तो बढ़ाएंगे नहीं, अपना घाटा होगा, तो इसीलिए यहां पे ऐसा डिमांड कर्व आता है. घटा दिए प्राइस को तो क्या हो जाएगा, बाकी सब भी फॉलो करेंगे, तो इसमें अपना कुछ फायदा नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा. समझे क्या बात को? अरे बोलो. यस सर. किंग डिमांड कर्व. The firm in perfectly competitive market is a price taker. This designation as price taker is based on the assumption that the firm has some but not complete control over its product price. There are so many buyers and sellers in the market that any individual firm cannot affect the market. Yes. Each firm produces homogeneous product. There is easy entry and exit. Important point क्या है इसके अंदर? Yes, भले सारे उन्होंने बोला है, ये सी भी सही लग रहा है, डी भी, मतलब उसका फीचर है, बट फीचर किसके लिए बात हो रही है? प्राइस टेकर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इतने सारे बायर और इतने सारे सेलर है कि एक अकेला बायर या सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. लास्ट एमसीक्यू फॉर टुडे. सपोज दैट द डिमांड कर्व फॉर XYZ स्लोप्स डाउनवर्ड एंड टू द राइट, वी कंक्लूड दैट इट इज ऑपरेटिंग इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. नो, द फर्म कैन सेल ऑल दैट ही वांट्स टू at an established market price. No. समझा क्या? The XYZ company is not a price taker in the market because it must lower the price to sell its additional output. Yes. The XYZ will not be able to maximize the profit because price and revenue are subject to change. No. So what's the answer 35 का? C. Logically सही है ना एकदम. Downward sloping है तो ज्यादा बेचना है तो प्राइस कम कर, इसीलिए वो. Done. So here we complete with what? 35 MCQs. कल इसको और कंटिन्यू करेंगे, कल और बहुत सारे MCQs इसके सॉल्व करेंगे. कल नहीं, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली संडे को या मंडे को मिलेंगे. ठीक है? संडे को अगर यहां पे नहीं हुआ तो आई विल टेक इट फ्रॉम द स्टूडियो. वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा आपके ग्रुप्स पे. ठीक है? बट यूट्यूब पे होगा, टाइम भी आपको बता दूंगा. संडे को अगर यहां आके पॉसिबल हुआ तो यहां से ले लूंगा, आपको वैसे अपडेट करूंगा. प्रेस्टीज पॉइंट वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, बाकी जो लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहे हैं तो यूट्यूब जिंदाबाद है, नहीं तो आई विल टेक फ्रॉम माय स्टूडियो, आप भी यूट्यूब से देख लेना. क्लियर है? सो विल मीट ऑन संडे. ओके? यस, थैंक यू, बाय बाय. बोलो. सिर्फ रीड करना है उसको. 2-3 MCQs आएंगे, वो भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं. उसको सिर्फ एक बार रीड करना है, बाकी कुछ ऐसे लोड मत लेना उसको. बस एक बार पढ़ के जाना, बट उसके MCQs देख के जाना. ठीक है? चलो, बाय बाय.